तो अब हम खंड ख वाले प्रश्न की ओर चलते हैं जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो जो यह स्टार्ट होता है यह 5वें प्रश्न से स्टार्ट होता है। तो 5वें प्रश्न में का ख गा करके 3 प्रश्न दिए रहते हैं और तीनों बहुविकल्पी होते हैं। तो हम पहले प्रश्न की ओर, जो पहला वाला 5वें का वाला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो जो 5वें का वाला प्रश्न है वह कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम है। किसका आईपीएसी नाम? एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम। यदि हम विकल्प की ओर देखें तो जो पहला विकल्प है वह क्या कह रहा है? मेथेनॉल या मेथेनल। पहला जो विकल्प है वह क्या हमसे कह रहा है? मेथेनल। और जो दूसरा विकल्प है वह हमसे क्या कह रहा है? एथेनल। इथेनल। और जो तीसरा विकल्प है वह हमसे क्या कह रहा है? वह हमसे कह रहा है कि एथेनॉल। एथेनॉल। और जो चौथा विकल्प है वह हमसे क्या कह रहा है? मेथेनॉल। 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 यदि हम कहें तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा, उसने क्या पूछा हमसे कि एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होता है। तो दारू बदनाम कर दी। क्या कर दी? दारू बदनाम कर दी। और दारू का जो हम जिसे दारू के नाम से जानते हैं, शराब के नाम से जानते हैं, वही हमारा वही एथिल एल्कोहल का क्या होता है? आईपीएसी नाम होता है। यानी कौन सा विकल्प सही है? तीसरा वाला विकल्प। और विकल्प का नाम क्या है? एथेनॉल। तो एथेनॉल ही हमारा क्या है? आईपीएसी नाम है एथिल एल्कोहल का। तो यदि हम एथेनॉल का सूत्र जाने तो क्या होता है? C2H5OH। और हमेशा एल्कोहल के अंतर्गत क्या लिखा जाता है? अंत में आईपीएसी नाम लिखते समय ऑल लगाया जाता है। यानी यह दोनों हमारे कौन से, मतलब दोनों एल्कोहल है, लेकिन यह मेथिल एल्कोहल है। मेथिल एल्कोहल है। और यह हमारा कौन सा एल्कोहल है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में एथिल एल्कोहल ही जो लोग शराब पीते हैं वह लोग यूज करते हैं। ठीक। और अगर इन दोनों पे हम देखें तो यह हमारे क्या हैं? यह हमारे हैं एल्डिहाइड। यह हमारे क्या हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है। ठीक। तो हमसे क्या पूछा था कि एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होता है? तो एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होता है? एथेनॉल। तो अब हम 5वें के खा वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम 5वें के खा वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वें का खा वाला प्रश्न। तो जैसा कि 5वें का खा वाला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान बताइए। क्या कह रहा है? कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो यदि हम इसके विकल्प की ओर नजर मारे तो जो पहला विकल्प है वह कह रहा है 0 होता है। दूसरा विकल्प जो है वह हमसे कह रहा है कि 7 होता है। और जो तीसरा विकल्प है वह हमसे कह रहा है कि 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और जो चौथा विकल्प है वह हमसे क्या कह रहा है? कि 7 से अधिक होता है। अधिक होता है। तो थोड़ी यदि हम बात करें पीएच मान पे, अभी हम इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे। आप देखेंगे तब इसका आंसर आप अभी खुद ही अपने मन से बता देंगे। पहले हम चल रहे हैं, इस पे बात करेंगे थोड़ा। यदि हम कहें एक होता है पीएच पैमाना। जो पीएच पैमाना है उसे किसने बनाया? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक था। उसी ने क्या किया? पीएच पैमाने को बताया। ठीक। और जो पीएच पैमाना होता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 14 तक गिनती लिखी होती है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट में 14। जो 7 वाली गिनती होती है यह कैसी होती है? उदासीन होती है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी चीज का पीएच मान 7 है तो वह कैसा है? उदासीन है। यानी जो हमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछा है कि शुद्ध जल, बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत तगड़ा आया है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है,
शुद्ध जल का पीएच मान, तो हम क्या बताएंगे, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक, और शुद्ध जल कैसा है, उदासीन है। यदि 7 से कम पीएच मान होता है तो क्या होते हैं वो लोग, अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। और यदि 7 से ज्यादा पीएच मान होता है तब क्या होते हैं वो लोग, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। जो कौन सा आंसर है, चौथा वाला आंसर हमारा है। ठीक, समझ में आया। फिर से बता देते हैं, यदि 7 से कम पीएच मान होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यानी इसका मतलब यह कैसा विलयन होगा हमारा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। यदि 7 होगा तब वह कैसा होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा। यदि 7 से अधिक होगा तब कैसा होगा, वह क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। और अभी तक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। थोड़ी रक्त के बारे में बता दे, तो जो रक्त का पीएच मान होता है, रक्त माने खून का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। यानी खून एक क्षारीय है, इसलिए आप खून मत पीजिएगा किसी का। चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की ओर, 5वें के गा वाले क्वेश्चन पर। ठीक, समझ में आया सभी लोगों को। ना आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए प्लीज, ना आए तो कमेंट के माध्यम से बताइए भैया। ठीक, 5वें का गा वाला प्रश्न, 5वें का गा वाला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसमें सिल्वर क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने विकल्प की ओर देखे तो जो हमारा विकल्प दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पहला AgCl, दूसरा जो विकल्प दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, PbNHNO3 का होल ट्वाइस। जो तीसरा विकल्प दिया हुआ वह क्या है, FeSO4, FeSO4। जो चौथा विकल्प दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है, CaCO3। तो यदि हम बात करें कि जो श्याम फोटोग्राफिक या जो श्याम श्वेत फोटोग्राफिक होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड। और जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसकी कैसी अपक्रिया होती है, तो इसकी वियोजन अपक्रिया होती है, वियोजन अपक्रिया। यदि हम थोड़ी इस पे नजर डालें तो क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड होगा, सिल्वर क्लोराइड होगा, इसकी वियोजन अपक्रिया कराएंगे। वियोजन अपक्रिया मीन्स जो इसकी मतलब अपक्रिया होगी सूर्य के प्रकाश में अपक्रिया होगी। किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में जब हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, इससे जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वह Ag बनाता है प्लस और क्या बनाता है, Cl2 क्लोरीन गैस। मतलब सिल्वर बनाता है जो हमारी ठोस होती है, जो फोटोग्राफिक सतह पे आके बैठ जाती है, और क्या बनाता है, Cl2 बनाता है। यह संतुलित नहीं है तो संतुलित करने के लिए यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, तो हमने पांचों जो बहुविकल्पी प्रश्न थे, सॉरी जो 5 के तीनों बहुविकल्पी प्रश्न थे हमने उसे सॉल्व कर लिया। अब हम 6वें प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। ठीक ठीक, तो 6वां प्रश्न जो है, तो अब हम अपने 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वें प्रश्न में का खा गा करके 3 प्रश्न दिए हुए हैं। यदि हम पहले प्रश्न की ओर चलें, मतलब 6वें का वाला, हम जिसे कहते हैं क्या, 6वें का वाला। तो जो 6वें का वाला प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। मतलब क्या है कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क, मान लेते हैं हमारा जो जिंक धातु का कार्बोनेट अयस्क है ZnCO3, ये हमारा क्या है, जिंक धातु का कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट हमारा है, जिंक धातु का कार्बोनेट अयस्क है।
अयस्क है। ठीक, जिंक धातु का कार्बोनेट अयस्क है। हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से धातु का निष्कर्षण करेंगे। यदि हम इसकी सहायता से धातु का निष्कर्षण करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको ताप देंगे, यानी इसका तापन करेंगे। जो हम इसका तापन करेंगे तो क्या होगा, इसमें से हमारा धातु ऑक्साइड बनेगी, यानी ZnO प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। पुनः हम क्या करेंगे, जो हमारी धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है ZnO, हम उसका ऑक्सीकारक कार्बन के साथ अभिक्रिया करा देंगे, कार्बन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो जो हमारा कार्बन होगा इसके ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेगा, तो हमारा क्या होगा, Zn प्लस CO। CO हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वो तो बाहर चली जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार धातु का निष्कर्षण हम कर सकते हैं। ठीक, ना आए तो कमेंट करिए भैया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है। तो हम चलते हैं अब छठवें का ख वाला प्रश्न। छठवें का ख वाला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। छठवें के जो ख वाला प्रश्न है वो हमसे क्या कह रहा है, छठवें का ख वाला प्रश्न। छठवें का ख वाला प्रश्न जो हमसे है वह क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूड़ बनाने की एक एक विधि की रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है हमें और साथ साथ क्या बनाना है, विरंजक चूड़ बनाना है और एक एक विधि का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो पहले हम जानते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, सबसे पहले हम इसे चलते हैं बनाने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। आगे अब जब अगला सेट आप हल करेंगे तो वहां पर भी ये मिलेगा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम ध्यान पूर्वक समझेंगे, एकदम बढ़िया से और ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, जिप्सम लेते हैं। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, यह हमारा जिप्सम है। क्या होता है, हमारा जिप्सम है, हमारा यह जिप्सम। हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। कितने केल्विन ताप पर, 373 केल्विन ताप पर करते हैं। तो जो यहां पर जल के कितने अणु हैं, जल के 2 अणु हैं, तो 2 अणु में से 1.5 अणु जल के बाहर चले जाते हैं और हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो क्या होगा इसमें, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस जल के 1.5 अणु बाहर हो गए, 1.5 अणु मतलब 3/2 H2O बाहर हो गए। यह हमारा क्या है, तो यही हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यही हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिप्सम लेते हैं, जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन ताप पर हम गर्म करते हैं। जब इतने ताप पर गर्म करते हैं तो जल का यहाँ पर 2 अणु है, तो हमारा क्या होता है, इसमें से 1.5 अणु बाहर चला जाता है जल का, और कितना, आधा अणु बच जाता है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को ही हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। ठीक, और दूसरा ये तुम्हारा मान लो पहला उसी में हो गया, और इसमें दूसरा पूछा है, क्या पूछा है कि विरंजक चूड़ बनाने की विधि। विरंजक चूड़ भी बनाना है। विरंजक चूड़ कहा है कि विरंजक चूड़ बनाने की विधि बताइए। तो जो विरंजक चूड़ बनाना है, हम बुझा हुआ चूना लेंगे। क्या लेंगे, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। यही हमारा क्या है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है हमारा, ये बुझा हुआ चूना है। बुझा हुए चूने को हम क्या करते हैं, क्लोरीन से अपक्रिया करा देते हैं। जब हम इसे क्लोरीन से अपक्रिया करा देंगे तो हमारा क्या बनेगा यहाँ से, तो हमारा जो बनेगा यहाँ से CaOCl2 प्लस
H2O, और यही हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण। तो पुनः बता देते हैं एक बार विरंजक चूर्ण कैसे बनेगा। हम बुझा हुआ चूना लेंगे, बुझे हुए चूने की क्लोरीन से अपक्रिया करा देंगे, क्लोरीन से अपक्रिया कराने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। ठीक, तो अब हम इसके बाद, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे बढ़िया समझिए, और ना आए तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइए, हम पुनः वीडियो बना के आपको देंगे। ठीक, तो अब हम चल रहे हैं 6वें के गा वाले प्रश्न की ओर। तो अब हम अपने 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 7वें प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, का और खा करके। जो का वाला प्रश्न है सिर्फ हमें उसी को पढ़ना है, जो खा वाला प्रश्न है उस पे स्टार लगा हुआ है, जो हमें यह बता रहा है कि कोरोना महामारी के चलते जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें उसको निकाल दिया गया है। ठीक, चलते हैं हम 7वें के का वाले प्रश्न की ओर, 7वें के का वाले प्रश्न की ओर। तो 7वें का जो का वाला प्रश्न है वह हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन की कारण सहित व्याख्या कीजिए। मतलब जब हम एक आवर्त में जाते हैं या एक वर्ग में जाते हैं तो जो तत्वों के धात्विक गुण होते हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है, कारण सहित बताइए। ठीक, तो यदि हम कहें कि हम आवर्त में जाते हैं, यदि हम किसी एक आवर्त में जाते हैं तो आवर्त में जाने पर जो, यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो जो तत्वों का धात्विक गुण होता है वह धीरे धीरे कम होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो जो इसका कारण है, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो जो हमारे तत्व होते हैं वह धीरे 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 छोटे होते जाते हैं, और तत्व के छोटे होने के कारण जो नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल होता है वह ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वह आसानी से मुक्त नहीं हो पाता है। इसी कारण जो है जब हम मिला जुला के आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो तत्वों का धात्विक गुण होता है वह कम होता जाता है। आप लोग रोक रोक कर हमारे वाक्यों को लिख लीजिएगा, नहीं तो हम इसे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक, अब चलें यदि हम वर्ग में यदि हम देखें, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के जो धात्विक गुण होता है वह बढ़ता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो तत्व का आकार होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता जाता है, और आकार बड़े होने के कारण ही जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल होता है वह भी कमजोर होता जाता है, और कमजोर होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक, चलते हैं हम अपने 8वें प्रश्न की ओर, जो लास्ट वाला प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्न दिए हैं अथवा करके, तो हम एक ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पुनः जब अगली वीडियो आएगी तो उसमें वही प्रश्न दोबारा दिया हुआ है तो वहां पर हम सॉल्व कर लेंगे। चल रहे हैं हम अपने 8वें प्रश्न की ओर। ठीक, तो अब हम अपने अंतिम प्रश्न जो 8वां प्रश्न है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। हम अपने 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा 8वां प्रश्न है वह कह क्या रहा है, कह रहा है कि एथनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण एवं एक उपयोग लिखिए। मतलब एथनोइक अम्ल के 3 रासायनिक समीकरण लिखने हैं हमें, ठीक, और कोई एक उपयोग लिखना है। तो यदि हम इसका रासायनिक गुण देखें तो रासायनिक गुण में जो पहला गुण इसका आता है वह क्या होता है, अम्लीय व्यवहार। क्या, अम्लीय व्यवहार।
न भैया। जो पहला रासायनिक गुण इसका आता है एसिटिक अम्ल का, वह क्या होता है? अम्लीय व्यवहार। तो अम्लीय व्यवहार में क्या है कि जब हम लोग एसिटिक अम्ल को जल में डालते हैं तो वह H+ आयन देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह अम्ल की भांति व्यवहार करता है। आप लोग लिख लीजिए भैया कि जब हम लोग एसिटिक अम्ल को मतलब CH3COOH को किस में डालते हैं? जल में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तो यह H+ आयन देता है। H+ आयन मतलब COO- प्लस H+। इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है वह अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। दूसरा आता है जो इसका दूसरा रासायनिक गुण है वह क्या है? स्टिरीकरण। क्या है? स्टिरीकरण क्या होता है? एस्टर बनाने की विधि को ही स्टिरीकरण कहते हैं। एस्टर बनाने का जो तरीका होता है, एस्टर बनाने में हम जो चीजें प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा स्टिरीकरण कहलाता है। तो स्टिरीकरण कैसे किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है उसकी एथिल एल्कोहल से अपक्रिया कराने पर हमारा क्या होता है? एस्टर प्राप्त होता है। और इसी को ही हम स्टिरीकरण कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए। हम कह रहे हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की अपक्रिया। किसकी अपक्रिया? एसिटिक अम्ल की अपक्रिया किसके साथ करवाना है? एथिल एल्कोहल, जिसे हम क्या कहते हैं? दारू बदनाम कर दी, ठीक, जिसे हम शराब कहते हैं। C2H4 जिसे हम क्या, तो शराब का जो सूत्र होता है वह होता है C2H5OH। किसकी उपस्थिति में हम अपक्रिया कराते हैं? H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी? H2SO4 की उपस्थिति में, जिसे हम क्या कहते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, यदि हम इसकी अपक्रिया कराएं तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो हमारा इतना वाला पार्ट है हम जानते हैं कि हमारा माइनस होता है, जो ए वाला पार्ट है यह प्लस होता है। इसमें भी जो हमारा आगे वाला इतना पार्ट है यह हमारा प्लस होगा और जो पीछे वाला पार्ट है वह माइनस होगा। तो हमेशा शादी ब्याह होत है तो मेहरारू और आदमी होत है, और मेहरारू और आदमी अगर ये देख जाए तो हमारे ई वाली मेहरारू है और ई वाला काव है आदमी है। अगर हम एक रिएक्शन करवाई तो काव बनी ऐसे CH3COO, और यहाँ पर अब आदमी जाएगा इसके पास, क्या होगा? C2H5 प्लस H2O। यही हमारा क्या है? एस्टर है। तो स्टिरीकरण किसे कहते हैं? जब हम एसिटिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जब हम एसिटिक अम्ल की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को या इसी क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? स्टिरीकरण कहते हैं। यदि हम इसके तीसरे रासायनिक गुण की ओर चलें, जो हमारा तीसरा रासायनिक गुण है वह क्या है? सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया? सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, अपक्रिया। अब हमें क्या करना है कि एसिटिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करानी है। तो हम सोडियम एसिटिक अम्ल लेते हैं। एसिटिक अम्ल मतलब क्या? CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराते हैं? सोडियम कार्बोनेट के
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। जब इसके साथ अपक्रिया हम कराएं तो क्या बनता है यहां से, तो हम जानते हैं कि भैया क्या होगा, ये टूट जाएगा, यह माइनस या प्लस। ठीक, वैसे ही इसमें भी होगा, क्या होगा, ये प्लस ये माइनस। तो अब के हम बताए हैं कि जो प्लस होता है वो केकरे पास जाता है, हमेशा माइनस के पास। तो ई वाला कहाँ चला जाए, एकरे पास। जब ई वाला एकरे पास जाए तो का बनी ऐसे CH3COO। लेकिन ए भी 2 है तो इसको भी हमने 2 लिया तो हमारा क्या हो गया, इसी का 2 मॉलिक्यूल प्लस। और क्या बना हमारा, यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा H2, यानी हमारा क्या बनेगा H2O प्लस CO2। ठीक, H2O प्लस CO2, इतना आया समझ में। फिर इसके बाद जो इसका नाम होता है, इसे क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। इसे क्या कहते हैं, हमारा क्या है, सोडियम एसीटेट। ये हमारा सोडियम एसीटेट है। ठीक, फिर क्या पूछा है, जो प्रश्न में कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है कि भैया इसका कोई एक उपयोग बताइए। जो हमारा सिरका मतलब जो हमारा एसिटिक अम्ल है, इसका कोई एक उपयोग बताइए। तो जो हम सफेदा लगाते हैं, सफेदा, वो सफेदा ना है जो प्रयोगशाला ना सफेदवा मिटाई जाता कौन चीज देख के, उसमें प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा कहाँ यूज किया जाता है इसका, सफेदा बनाने में। जो सफेदा, जो हमारा सफेदा होता है, कौन सा सफेदा, जो प्रयोगशालाओं में सफेदा बनाया जाता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और अगर उपयोग देखें तो सिरका बनाने में भी हमारा क्या होता है, एसिटिक अम्ल का यूज किया जाता है सिरका बनाने में, सिरका बनाने में। और देखें हमसे एक ही पूछा है लेकिन हम बता दे रहे हैं। और यदि हम इसका यूज देखें तो और जो इसका यूज होता है वह रंग, मतलब रंग, कागज और रेशम के उपयोग में किया जाता है, और रेशम के उद्योग में, और रेशम के उद्योग में, रेशम के उद्योग में, रेशम के उद्योग में। तो यदि हम इसका उपयोग देखें तो पहला उपयोग कहाँ होता है, जो प्रयोगशाला में सफेदा यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसमें उपयोग होता है। सिरका में तो हमारा एसिटिक अम्ल ही होता है जिसे हम सिरका भी कहते हैं। और रंग में, कागज में और रेशम के जो उद्योग होते हैं उसमें भी एसिटिक अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जो 8 क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। और यदि आपको जो समझ में ना आया हो तो आप हमें बताइए। और हमारे चैनल को भैया आपसे निवेदन है कि मिला जुला के सब्सक्राइब करिए। और इसे यदि आपको इसका मतलब PDF प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद।